तो सबसे पहले यहाँ पे बिल्डिंग मटेरियल के देख लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो बिल्डिंग मटेरियल में जैसे एक टॉपिक है आपका क्या, सीमेंट। तो सीमेंट पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या आया हुआ है टेस्टिंग पे, कि परसेंटेज वाटर फॉर इनिशियल टेस्टिंग टाइम टेस्ट 0.85 पी। ठीक है, ये 2 बार पूछा हुआ चुका है कि इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट के लिए कितना परसेंटेज वाटर चाहिए, 0.85 पी। फाइननेस ऑफ सीमेंट, एरिया बाई मास यूनिट। जो सीमेंट की फाइननेस होती है उसकी यूनिट एरिया बाई मास में होती है। साउंडनेस टेस्ट कैरिड आउट टू फाइंड फ्री लाइम कंटेंट। साउंडनेस टेस्ट करके हमें सीमेंट का फ्री लाइम कंटेंट निकाल सकते हैं हम उसका यूज़ करके। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए मोल्ड साइज़ कितना लेते हैं हम, 7.05 सेंटीमीटर क्यूब सीमेंट की टेस्टिंग के लिए। इनिशियल सेटिंग टाइम सीमेंट का 30 मिनट या उससे ज़्यादा होना चाहिए। फाइननेस टेस्ट बाई एयर परमिएबिलिटी मेथड करते हैं। फिर साउंडनेस टेस्ट में क्या रहता है, एक्सेलरेट स्लीकिंग प्रोसेस टू डिटरमाइन रिजल्टिंग एक्सपेंशन। साउंडनेस टेस्ट क्या कर देता है, स्लीकिंग प्रोसेस को एक्सेलरेट कर देता है, जिससे कि हम क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, जिससे कि हम ये निकाल सकते हैं कि एक्सपेंशन कैसा होगा। फाइननेस के लिए यूज़ करते हैं एयर परमिएबिलिटी अपैरेटस या फिर ब्लेंस। सेटिंग टाइम के लिए विकेट्स नीडल। साउंडनेस के लिए ले शैटलियर अपैरेटस या फिर ऑटोक्लेव। वर्केबिलिटी के लिए स्लम कोन का इस्तेमाल करते हैं। टेस्ट फॉर कंसिस्टेंसी बिफोर सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। ठीक है, कंसिस्टेंसी के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसे सीमेंट के सेटिंग टाइम टेस्ट से पहले कंडक्ट किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ रैंडम क्वेश्चन जो सीमेंट वाले टॉपिक से पूछे हुए हैं। फॉर्म ऑफ वाटर दैट कॉज श्रिंकेज ऑफ सीमेंट पेस्ट, कैपिलरी वाटर, इंटरलेयर वाटर, एड्जॉर्ब लेयर वाटर। ये तीनों वाटर जो होते हैं ये क्या करते हैं, श्रिंकेज कॉज करते हैं सीमेंट पेस्ट की। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोड्यूसिंग सीमेंट, इनकॉर्पोरेटिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंक्रीजिंग फाइननेस, सेविंग एनर्जी नीडेड इन द प्रोसेस। मतलब सीमेंट को हम प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें क्या होता है, एम ये रहता है कि हमें इंडस्ट्रियल वेस्ट को इनकॉर्पोरेट करना है, सीमेंट की फाइननेस बढ़ानी है और एनर्जी बचानी है जो भी इस प्रोसेस में इस्तेमाल हुई। टू इंक्रीज द प्लास्टिसिटी ऑफ मोटार एड स्लेक लाइम टू पोर्टलैंड सीमेंट, लाइम प्लस सीमेंट। फायर रेजिस्टेंट मोटार एड एल्यूमिनियस सीमेंट प्लस चाइना क्ले प्लस वाटर। मतलब मोटार की प्लास्टिसिटी अगर आपको बढ़ानी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पोर्टलैंड सीमेंट के अंदर स्लेक्ड लाइम को डालना पड़ेगा, यानी लाइम सीमेंट के अंदर लाइम को डालना पड़ेगा प्लास्टिसिटी बढ़ाने के लिए। फायर रेजिस्टेंट मोटार अगर आपको बनाना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एल्यूमिनियस सीमेंट को चाइना क्ले और पानी में ऐड करना पड़ेगा। रोल ऑफ सुपर प्लास्टिसाइजर इन सीमेंट, डिस्पर्स द पार्टिकल्स प्लस रिमूव एयर बबल्स प्लस रिटार्ड सेटिंग। मतलब सीमेंट के अंदर अगर आप सुपर प्लास्टिसाइजर डाल देते हो तो पार्टिकल्स को डिस्पर्स कर देता है, जो भी एयर बबल्स होते हैं उनको रिमूव कर देता है और सेटिंग को रिटार्ड कर देता है। अब आ जाता है आपका हाइड्रेशन। फाइनर द सीमेंट ग्रेटर इज़ द नीड फॉर वाटर फॉर हाइड्रेशन एंड वर्केबिलिटी। जितना ज़्यादा सीमेंट फाइन होगा मतलब उतना ज़्यादा सरफेस एरिया अवेलेबल होगा सीमेंट का वाटर के साथ रिएक्ट करने के लिए, मतलब उतना ज़्यादा पानी हमको चाहिए होगा हाइड्रेशन और वर्केबिलिटी के लिए। रेट ऑफ हाइड्रेशन फाइनर सीमेंट में ज़्यादा तेज़ होता है, कारण बिकॉज सरफेस एरिया ऑफ फाइन सीमेंट इज़ मोर। फाइन सीमेंट का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है इसलिए वो ज़्यादा पानी से रिएक्ट करेगा, उसमें जल्दी जल्दी रेट ऑफ हाइड्रेशन होगा। वाटर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट हाइड्रेशन ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट 23% प्लस 15% वॉइड में चला जाता है। 23% एक्चुअल डिमांड है, 15% वॉइड में चला गया, टोटल 38% पानी चाहिए होता है कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए। फाइन ग्राइंडिंग ऑफ सीमेंट, इसके कारण होता क्या है कि देयर इज़ अर्ली डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ। रीज़न, क्योंकि रेट ऑफ हाइड्रेशन बढ़ जाता है फाइनर सीमेंट के केस में, तो इसलिए उसमें स्ट्रेंथ जल्दी डेवलप होगी। सरफेस एरिया अगर आप बढ़ाएंगे तो हाइड्रेशन बढ़ जाएगा, कारण बिकॉज रिएक्शन बिटवीन वाटर एंड सीमेंट स्टार्ट्स एट द सरफेस ऑफ सीमेंट पार्टिकल। सीमेंट और पानी के बीच में जो रिएक्शन होता है सरफेस पर ही शुरू होता है, सरफेस एरिया आप बढ़ाओगे ज़्यादा हाइड्रेशन हो जाएगा। सीमेंट प्लस वाटर सेटिंग एंड हार्डनिंग टेक्स प्लेस, वाटर कॉजेज हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलिसिस। जब सीमेंट में आप पानी डालते हो तो सीमेंट की सेटिंग और हार्डनिंग चालू हो जाती है। जो वाटर होता है वो 2 रिएक्शन कॉज करता है, एक तो हाइड्रेशन और दूसरा हाइड्रोलिसिस। क्वांटिटी ऑफ सीमेंट पेस्ट कितनी होनी चाहिए, शुड कवर सरफेस ऑफ ऑल पार्टिकल्स फॉर प्रॉपर वर्केबिलिटी एंड बॉन्ड। और वाटर सीमेंट रेशियो उसी हिसाब से फिक्स किया जाता है। सीमेंट के हाइड्रेशन के लिए वाटर सीमेंट रेशियो कितना चाहिए, 0.35 से 0.45। जितना ज़्यादा सीमेंट की फाइननेस आप बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा सरफेस एरिया अवेलेबल होगा तो उतना ज़्यादा हाइड्रेशन, यानी उतना ज़्यादा डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ। हाइड्रेशन बढ़ेगा तो हीट उतनी ज़्यादा निकलेगी, उतनी ज़्यादा हीट निकलेगी तो उतना ज़्यादा श्रिंकेज होगा। फिर फाइन सीमेंट का सेटिंग टाइम कोर सीमेंट के बराबर नहीं होता है, क्यों, क्योंकि फाइन सीमेंट है तो उसका सरफेस एरिया ज़्यादा अवेलेबल होगा, उसमें हाइड्रेशन जल्दी होगा, तो इसीलिए सेटिंग टाइम फाइन सीमेंट का कोर सीमेंट के बराबर नहीं होता है। अगली चीज़ क्या हो गया, सीमेंट की कॉम्पोजिशन के बेसिस पे जो क्वेश्चन आए हुए हैं।
हाई अर्ली स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट ड्यू टू फाइन ग्राइंडिंग एंड बर्निंग एट हाई टेम्परेचर। सीमेंट में हाई अर्ली स्ट्रेंथ क्यों आती है? क्योंकि उसको एक तो ग्राइंड बहुत फाइनली किया होगा तो ज़्यादा हाइड्रेशन हो जाएगा, प्लस उसको ज़्यादा टेम्परेचर पर बर्न किया होगा। C3A इसका यूज़ क्या है? इट रिएक्ट्स इमीडिएटली विथ वाटर और जल्दी सेट भी हो जाता है। फिर C3S, C2S, C3A, C4AF इनके कंटेंट। तो C3S को आप अज्यूम कर लो कि ये कितना है, 60% है। 60 का आधा कितना हुआ, 30%। C2S 30 का आधा कितना हुआ, 15%, तो उसके आसपास C3A हो गया। 15 का आधा कितना हो गया, 8। ठीक है, या उल्टे शब्दों में ऐसा जा सकते हो कि 6% C4AF है, 6 का दुगना 12, 12 का दुगना 24, C2S 24 का दुगना कितना हो जाएगा, 50 C3S का कंटेंट। दूसरा वाला ज़्यादा बेटर है। MgO नो इफेक्ट ऑन सीमेंट्स स्ट्रेंथ, हीट, चेंज इन वॉल्यूम या क्रैक। मैग्नीशियम ऑक्साइड का सीमेंट की स्ट्रेंथ, हीट, चेंज इन वॉल्यूम और क्रैक्स पर कोई असर नहीं पड़ता। इनिशियल सेटिंग टाइम डिपेंड्स ऑन C3A, सबसे ज़्यादा इनिशियल सेटिंग टाइम C3A पे डिपेंड करता है। जिप्सम इनिशियल सेटिंग टाइम को रिटार्ड कर देता है, 2 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ हाई परफॉर्मेंस कॉन्क्रीट, सीमेंट। अगली चीज़ क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूएंट्स फॉर हाई परफॉर्मेंस कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट के क्या कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे? सीमेंट, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, वाटर, मिनरल एडमिक्सचर, केमिकल एडमिक्सचर, मतलब ये दोनों एडमिक्सचर हो गए। सिलिका गिव्स स्ट्रेंथ टू सीमेंट, सिलिका के कारण सीमेंट में स्ट्रेंथ आ जाती है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रपोर्शन, सबसे ज़्यादा कैल्शियम, फिर सिलिका, फिर एलुमिनिया, फिर आयरन ऑक्साइड। ये लीसा जिम्सा से याद हो जाएगा, लाइम, सिलिका, एलुमिना, आयरन। C3A का अमाउंट अगर आप घटाएंगे तो सीमेंट जनरेट्स लेस हीट एंड डेवलप्स हाई अल्टीमेट स्ट्रेंथ। जितनी कम हीट डेवलप करेगा उतनी ज़्यादा अल्टीमेट स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। C3S आप घटाओगे और C2S अगर बढ़ाओगे तो इससे क्या होगा, अल्टीमेट स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी और हीट जनरेशन कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक भी बढ़ जाएगा। अगर पीरियड 14 डेज टू 28 डेज, इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ड्यू टू C3S, 14 से 28 दिन के बीच जो भी स्ट्रेंथ बढ़ती है वो C3S के कारण बढ़ती है। C2S अफेक्ट्स अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, C2S के कारण सीमेंट की अल्टीमेट स्ट्रेंथ पर असर पड़ता है। ये फिर से वही है, लीसा सिम्सा, लाइम, सिलिका, एलुमिना, आयरन, मैंगनीज और ये सब। तो इसमें कैल्शियम ऑक्साइड का कितना है, 65%, इसका ऑलमोस्ट आधा 25% हो गया सिलिका में, एलुमिना का 5% और आयरन और मैंगनीज ऑक्साइड का भी 5%। अगली चीज़ क्या होती है कि फ्लैश सेटिंग सीमेंट में होती किसके कारण है? ड्यू टू हाई क्वांटिटी ऑफ C3A एंड C3S, इन दोनों के कारण सीमेंट जल्दी सेट कर जाता है। फ्लैश सेट क्या हो जाता है? स्टिफनिंग ऑफ सीमेंट पेस्ट विद इन अ फ्यू मिनट्स आफ्टर मिक्सिंग। मिक्स करने के थोड़ी ही देर में जो सीमेंट पेस्ट स्टिफ हो जाता है ना, उसी को बोलते हैं फ्लैश सेट। इसका कारण क्या होता है? ड्यू टू इनसफिशिएंट जिप्सम टू कंट्रोल रैपिड रिएक्शन ऑफ C3A विथ वाटर। एक्चुअल में C3A पानी के साथ जल्दी जल्दी रिएक्ट करता है, इसी के कारण फ्लैश सेटिंग हो जाती है। अब ये जल्दी से रिएक्ट ना करे C3A पानी के साथ, इसलिए उसमें जिप्सम डाला जाता है। तो अगर जिप्सम सफिशिएंट क्वांटिटी में डालोगे नहीं तो C3A पानी के साथ आसानी से रिएक्ट करेगा, उतनी जल्दी फ्लैश सेटिंग हो जाएगी। अगर C3S का अमाउंट आप बढ़ाते हैं तो उससे रैपिड हार्डनिंग होगी, अर्ली स्ट्रेंथ गेन होगा एट हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन। C2S का कंटेंट बढ़ाएंगे तो हार्डनिंग स्लोली होगी, ग्रेटर रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक भी मिलेगा और लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन। हाई अर्ली स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, इसका कारण क्या है? फाइन ग्राइंडिंग और बर्निंग एट हाई टेम्परेचर, रिपीटेड क्वेश्चन। देन अब आ जाता है कि टाइप ऑफ सीमेंट। तो इसमें क्या है, क्विक सेटिंग सीमेंट है। क्विक सेटिंग सीमेंट का इनिशियल टाइम 5 मिनट होता है और इसको यूज़ करते हैं अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन में। ये सारे क्वेश्चन टाइप ऑफ सीमेंट पे हैं। एयर एंटरटेनिंग सीमेंट क्या होता है? हाई इनिशियल सेटिंग टाइम देन OPC, ये फ्रॉस्ट एक्शन को भी बेटर रेजिस्ट करता है, एयर एंटरटेनिंग सीमेंट। लो हीट सीमेंट यूज टू कंस्ट्रक्ट डैम्स। अगली चीज़ क्या है, लो हीट सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं डैम्स के कंस्ट्रक्शन में। फिर ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट, इसमें हाई परसेंटेज ऑफ C3S होता है। हाई एलुमिना सीमेंट, इसमें इनिशियल सेटिंग टाइम 3.5 घंटे। लो हीट सीमेंट, रेट ऑफ हार्डनिंग इज लो। वाइट सीमेंट में आयरन ऑक्साइड का अमाउंट घटा दिया जाता है। रैपिडली हार्डनिंग सीमेंट में C3S का अमाउंट बढ़ा देते हैं, लो हीट सीमेंट में C3S और C3A का अमाउंट घटा देते हैं। पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट कंटेन्स फ्लाई ऐश, SRC सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट, C3A घटा देते हैं उसमें। हाई अर्ली स्ट्रेंथ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, लाइनिंग फॉर कैनाल्स, SRC दैट इज सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं। फ्रॉस्ट एंड एसिड रेजिस्टेंस हाई एलुमिना सीमेंट में होता है, मैरीन स्ट्रक्चर के लिए पोजोलानिक सीमेंट का यूज़ करते हैं। इंक्रीजिंग रेट ऑफ स्ट्रेंथ गेन, हाई एलुमिना सीमेंट से ज़्यादा जल्दी स्ट्रेंथ आती है फ्लाई ऐश सीमेंट में, उससे ज़्यादा जल्दी OPC में, सबसे जल्दी रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में।
हाई एलुमिना सीमेंट केमिकल फैक्ट्री और माइंस में इस्तेमाल करते हैं। ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट मास कंक्रीटिंग के लिए। क्विक सेटिंग सीमेंट जिप्सम फ्री सीमेंट के लिए। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट हाई अर्ली स्ट्रेंथ के लिए। हाई एलुमिना सीमेंट हाई अर्ली कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आ जाएगी और हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन होगा। ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट मैरीन वर्क्स के लिए। ओपीसी ओपीसी रिएक्ट्स विद सिलिका ड्यूरिंग बर्निंग, दिस इम्प्लाइज पार्टिकल्स यूनाइट और स्ट्रेंथ डेवलप। मतलब ओपीसी में क्या होता है, ओपीसी रिएक्ट कर जाता है सिलिका के साथ बर्निंग के वक्त। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में क्या होता है, सिलिका रिएक्ट कर जाता है ये उसके साथ बर्निंग के वक्त, जिसकी वजह से पार्टिकल यूनाइट हो जाते हैं और स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में हम C3S का कंटेंट बढ़ा देते हैं 50%। लो हीट सीमेंट में प्रेशर फ्रॉम ऑफ ब्रिक एट हाई टेम्परेचर एंड प्रिवेंट्स श्रिंकेज। लो हीट सीमेंट क्या करता है, ब्रिक के फॉर्म को प्रिवेंट करता है हाई टेम्परेचर पर और ब्रिक का श्रिंकेज नहीं होने देता है। SRC सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट में क्या आता है, परसेंटेज ऑफ C2S इज इक्वल टू C3S इज इक्वल टू 40%. Then high strength Portland cement, higher rate of heat development during hydration. Super sulfonated cement should not be used with any admixture. High alumina cement chemical attack को resist करता है। Rapid hardening cement में C3S बढ़ जाता है। Pozzolana greater resistance to attack of aggressive waters. Air entraining Portland cement frost action को resist करता है। Low heat cement large structure construction. Hydrophobic cement safe storage if humidity increases. Rapid hardening cement not for large structures. हाई एलुमिना सीमेंट में अगर कैल्शियम क्लोराइड आप ऐड कर दोगे तो कोल्ड वाटर कंक्रीट वेयर फ्रॉस्टिंग में आकर वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। हाई एलुमिना सीमेंट मतलब क्या है, लाइमस्टोन में आप बॉक्साइट डाल दो। यहाँ पे हमारा सीमेंट ख़त्म। अब नेक्स्ट आ जाएगा लाइम। तो लाइम में उसके यूजेस पे है क्वेश्चन। यूजेस पे क्या क्वेश्चन है, जैसे लाइम मोटार है तो लाइम मोटार रिटेन इट्स बॉन्ड विथ मेसनरी यूनिट। लाइम मोटार इज़ फ्री फ्रॉम क्रैक्स। क्यों? बिकॉज लाइम मोटार अंडरगोज ओनली नेग्लिजिबल वॉल्यूम चेंज आफ्टर सेटिंग एंड इनिशियल श्रिंकेज। सेटिंग और इनिशियल श्रिंकेज के बाद लाइम के वॉल्यूम में बिल्कुल नेग्लिजिबल चेंज आता है, इसलिए उसमें क्रैक नहीं आते। प्लस इट रिटेन्स इट्स बॉन्ड्स विथ मेसनरी यूनिट। ठीक है, इसको याद करने का तरीका, लाइम मोटार इज़ मेड अप ऑफ हाइड्रोलिक लाइम और हाइड्रोलिक लाइम आपका कंकड़ से बना होता है। कंकड़ ना तो कभी क्रैक हो सकता है और कंकड़ से बॉन्ड भी अच्छा बनता है, तो ऐसे याद रख सकते हैं आप इसको। देन मेसनरी इन रिच सीमेंट मोटार। अगर रिच सीमेंट मोटार से मेसनरी करोगे तो स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, लेकिन उसके साथ साथ हीट भी ज़्यादा निकलेगी तो श्रिंकेज भी बढ़ जाएगा, इसका मतलब क्रैकिंग हो सकती है। लेकिन अगर जुड़ाई आप लाइम मोटार से करोगे तो बेटर रेजिस्टेंस टू रेन पेनिट्रेशन, लेस लाइबल टू क्रैक कंपेयर टू सीमेंट मोटार। क्रैकिंग कम होगी और कम क्रैकिंग होगी तो बारिश कम पेनिट्रेट कर पाएगी। डीमेरिट ऑफ लाइम मोटार क्या है कि ये जल्दी सेट नहीं करता है, यही एक दिक्कत है। लाइम इज एडेड टू सीमेंट स्लरी फॉर टॉप कोट ऑफ प्लास्टरिंग टू स्मूथन द प्लास्टर फॉर ईज ऑफ स्प्रेड। लाइम को क्या करते हैं, सीमेंट स्लरी में ऐड कर देते हैं टॉप कोट के लिए जब हमें प्लास्टरिंग करनी होती है। क्यों? ये प्लास्टर को स्मूथ कर देता है, जिससे प्लास्टर को फैलाना आसान हो जाता है। अगला एक रैंडम क्वेश्चन है कि ब्लास्ट फर्नेस स्लैग बना कितने से होता है। तो आप देखिए, फर्नेस फर आया, फर्नेस से 4 समझ में आएगा, 4 यानी 40%। स्लैग S यानी सिलिका, L यानी लाइम। तो सिलिका अगर 40% हो गया तो 40 में से 5 माइनस करिए, सिलिका का परसेंट आएगा, 40 में 5 प्लस करिए, लाइम का परसेंट आएगा। तो 40 माइनस 5 35% सिलिका, 40 प्लस 5 लाइम। ठीक है, तो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग में क्या होता है, 4 या फर्नेस से याद आएगा 40, S से याद आएगा सिलिका, L से याद आएगा लाइम, यानी ये बना सिलिका और लाइम से होता है। फिर परसेंटेज कितना है, 40 माइनस 5, 40 प्लस 5, 35% और 45%। देन अगली चीज़ आती है कि टाइप्स ऑफ लाइम। तो लाइम मोटार किससे बना हुआ होता है, हाइड्रोलिक लाइम से। यूज़ ऑफ सीमेंट लाइम मोटार इज़ प्रेफर्ड ओवर सीमेंट मोटार। रीज़न, बिकॉज सीमेंट लाइम मोटार हैज़ हायर वर्केबिलिटी एंड वाटर रिटेंटिविटी। मतलब सीमेंट मोटार से ज़्यादा वी प्रेफर सीमेंट लाइम मोटार। रीज़न उसका ये होता है कि सीमेंट लाइम मोटार की वर्केबिलिटी ज़्यादा होती है और वो वाटर को रिटेन भी ज़्यादा टाइम तक कर सकता है। फिर फैट लाइम, सी शेल्स, क्विक लाइम, सैलिन्ड लाइमस्टोन, हाइड्रोलिक लाइम, कंकर्ड, नॉन हाइड्रोलिक लाइम, कैल्सियम डोलोमाइट स्टोन। हाइड्रोलिक लाइम मोटार का मॉडुलस ऑफ रप्चर 1 MPa से ज़्यादा होता है 28 दिन की क्यूरिंग पे। तो यहाँ पे लाइम भी ख़त्म हो जाएगा। अब नेक्स्ट आता है मोटार। मोटार में आगे सबसे पहले मोटार के यूजेस पे। एडिशन ऑफ लाइम टू सीमेंट मोटार इम्प्लाइज वर्केबिलिटी ऑफ सीमेंट मोटार इम्प्रूव्स। मतलब सीमेंट मोटार में अगर हम लाइम डाल देते हैं
तो उससे सीमेंट मोटार की वर्केबिलिटी बढ़ जाती है। फ्लाई ऐश सीमेंट ये इकोनॉमिकल होता है, प्लास्टरिंग सस्ता पड़ता है प्लास्टरिंग के लिए। फिर ब्रिक वर्क में 1:6 का मसाला यूज़ करते हैं, प्लास्टरिंग में 1:4 का, कैवर्नस रॉक में 1:1.5 का, और ग्रेनाइटिंग में 1:3 का मसाला। ग्रेनाइटिंग क्या होता है? इज एप्लीकेशन ऑफ मोटार ऑन सरफेस अंडर न्यूमेटिक प्रेशर। ग्रेनाइटिंग का मतलब क्या होता है? जब आप मोटार को लगाते हो प्रेशर से, किसी सरफेस पे मोटार को प्रेशर से मारते हो तो उसको ग्रेनाइटिंग बोलते हैं। Bricks are joined together by cement mortar in masonry because cement mortar adheres more efficiently to brick surface than any other material. ईंटों को सीमेंट मोटार का ही यूज़ करके क्यों जोड़ा जाता है? क्योंकि सीमेंट मोटार जो है वो ब्रिक की सरफेस से बहुत ही अच्छे से चिपकता है किसी दूसरे मटेरियल के कंपैरिजन में। नेक्स्ट आता है आपका टाइप्स ऑफ सीमेंट मोटार के बेसिस पे। तो कॉम्पोजिट मोटार क्या होता है? एडिशन ऑफ लाइम टू सीमेंट मोटार इम्प्रूव्स इट्स वर्केबिलिटी, नॉट प्रेफर्ड इन टॉल बिल्डिंग, मैकेनिकल ग्राइंडिंग इज़ रिक्वायर्ड टू मेक कॉम्पोजिट मोटार। कॉम्पोजिट मोटार में क्या होता है कि जब आप लाइम को ऐड कर देते हो सीमेंट मोटार में तो उसकी वजह से उसकी वर्केबिलिटी बढ़ जाती है, लेकिन इस कॉम्पोजिट मोटार को टॉल बिल्डिंग के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाता। फिर कॉम्पोजिट मोटार में क्या करते हैं? मैकेनिकल ग्राइंडिंग करनी पड़ती है कॉम्पोजिट मोटार को बनाने के लिए। SRC मोटार, सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट मोटार को कहाँ के लिए यूज़ किया जाता है? मैरीन कंस्ट्रक्शन के लिए। Cement mortar richer than 1:3 are not used in masonry because there is no gain in strength of masonry, there is high shrinkage. 1:3 से ज़्यादा रिच मसाले को जनरली मेसनरी में जोड़ाई के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाता। क्यों? क्योंकि एक तो 1:3 से अगर आप ज़्यादा रिच मसाला यूज़ करोगे तो उससे स्ट्रेंथ ज़्यादा कोई गेन होनी नहीं है, उल्टा हाइड्रेशन की वजह से हीट ज़्यादा निकलेगी और श्रिंकेज बढ़ जाएगा। स्ट्रेंथ मिली नहीं, श्रिंकेज बढ़ जाएगा, तो इसीलिए 1:3 से ज़्यादा क्यों नहीं यूज़ करते। केमिकल रेजिस्टेंट मोटार, तो केमिकल रेजिस्टेंट मोटार दो टाइप का होता है, सिलिकेट टाइप और सरफेस टाइप, सल्फर टाइप। सिलिकेट टाइप रेजिस्ट हाइड्रोफ्लोरिक एसिड और सल्फर टाइप अल्कली को रेजिस्ट करता है। ठीक है, एक सिलिकेट टाइप केमिकल रेजिस्टेंट मोटार होता है, एक सल्फर टाइप। तो सिलिकेट वाला एसिड को अच्छा रेजिस्ट करता है और सल्फर वाला बेस को, अल्कली को अच्छा रेजिस्ट करता है। गेज्ड मोटार कैसे बनता है? जब आप सीमेंट और लाइम दोनों को मिला देते हो तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ L2 L1 M3 M2 M1 H2 H1, मतलब L M और H में सबसे कम L, उससे ज़्यादा M, उससे ज़्यादा H। फिर नंबर जिसका सबसे कम है उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, 1 2 से कम है तो इसलिए 1 की ज़्यादा है। अगली चीज़ हो गई फाइन एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट में क्या है? सुर्खी। ऐड सुर्खी प्लस सीमेंट मोटार, प्लास्टरिंग बिकम्स फायर रेजिस्टेंट। जब आप सीमेंट मोटार में सुर्खी डाल देते हो तो उसकी वजह से जो प्लास्टर हो जाता है ना, वो फायर रेजिस्टेंट बन जाता है। सीमेंट मोटार, सैंड कैन बी रिप्लेस्ड बाई फाइनली क्रश्ड फायर ब्रिक्स। ठीक है, सीमेंट मोटार में जो बालू है उसको आप रिप्लेस कर सकते हो फाइनली क्रश्ड फायर ब्रिक्स से। सैंड इन मोटार इंक्रीजेज वॉल्यूम ऑफ मोटार मिक्स, दिस इम्प्लाइज कॉस्ट ऑफ मोटार reduces shrinkage of mortar, decreases the surface area of binding material and quantity of cement। तो मसाले में सैंड का क्या यूज़ होता है? सैंड की वजह से एक तो मसाले का वॉल्यूम बढ़ जाता है जिसकी वजह से मोटार का कॉस्ट घट जाएगा, प्लस सैंड की वजह से श्रिंकेज घट जाती है मसाले की, प्लस सैंड क्या करता है? सरफेस एरिया बाइंडिंग मटेरियल का घटा देता है, सीमेंट की क्वांटिटी कम लगती है इसमें सैंड की वजह से। एडिंग 5 से 6% मॉइस्चर बाई वेट टू सैंड, वॉल्यूम ऑफ सैंड इंक्रीजेज बाई 18 से 36%। बल्किंग ऑफ फाइन सैंड इज़ मोर देन कोर्स सैंड। जब आप सैंड में उसके वेट का 5 से 6% पानी डाल देते हो तो सैंड का वॉल्यूम बढ़ जाता है 18 से 36%। क्यों? क्योंकि बल्किंग हो जाती है उसमें। अब बल्किंग में भी दो तरह की, फाइन सैंड और कोर सैंड। तो फाइन सैंड में ज़्यादा बल्किंग होती है कोर सैंड के कंपैरिजन में। फाइननेस मॉड्यूलस ऑफ मीडियम सैंड फॉर प्रिपरेशन ऑफ सीमेंट मोटार 2.6 to 2.9। जैसे अगर आपको मीडियम सैंड का यूज़ करके सीमेंट मोटार बनाना है तो मीडियम सैंड का फाइननेस मॉडुलस 2.6 से 2.9 के बीच में होना चाहिए। जो सैंड के स्टैक्स आप लगाते हैं उसकी मिनिमम हाइट 61 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और अलाउंस टू बी डिडक्टेड फॉर सिंकेज एंड श्रिंकेज 12.5%। और उसमें से क्या है, श्रिंकेज और सिंकेज और श्रिंकेज के लिए कुछ अलाउंस रखना पड़ता है 12.5% का। उसमें मोटार से ही कंटिन्यू करते हैं। मोटार में क्या बच गया था? ये वाला, यानी क्या है? बल्किंग ऑफ सैंड ड्यू टू फिल्म ऑफ वाटर अराउंड द सैंड पार्टिकल्स। बल्किंग ऑफ सैंड इज मोर इन फाइनर सैंड्स। तो बल्किंग ऑफ सैंड होती किसकी वजह से? क्योंकि सैंड पार्टिकल के चारों ओर वाटर की एक फिल्म आ जाती है। और बल्किंग ऑफ सैंड फाइनर सैंड में ज़्यादा होती है। क्यों? फाइनर सैंड में ज़्यादा सरफेस एरिया अवेलेबल होगा तो ज़्यादा पार्टिकल्स के अराउंड पानी आएगा तो ज़्यादा बल्किंग होगी। सुर्खी इज एडेड टू लाइम मोटार टू इम्पार्ट हाइड्रोलिसिटी।
अगला क्वेश्चन है, सुर्खी इज़ एडेड टू लाइम मोटार, किस लिए? क्योंकि सुर्खी क्या करता है, लाइम मोटार में हाइड्रोलिसिटी इम्पार्ट करता है। फिर अगली चीज़ क्या है, रैंडम, डेटा बेस और फार्मूला बेस्ड। तो ब्रिक्स इन मेसनरी आर बाउंडेड बाई मोटार, एडिशन ऑफ लाइम इम्प्रूव्स वर्केबिलिटी। मेसनरी में जो ब्रिक्स हैं उनको मोटार बाउंड करके रखता है, लाइम को अगर आप ऐड करते हैं तो उसके कारण वर्केबिलिटी बढ़ जाती है। मोटार में बाइंडिंग मटेरियल के रूप में या तो सीमेंट को यूज़ करोगे आप या लाइम को यूज़ करोगे। कंसिडर बल्किंग ऑफ सैंड वाइल डिटरमाइनिंग क्वांटिटी ऑफ वाटर इन मोटार प्रिपरेशन। जब आप मोटार बनाते हैं तो उसमें क्या है, बल्किंग ऑफ सैंड को कंसिडर करना चाहिए क्वांटिटी ऑफ वाटर निकालते समय। क्यों? क्योंकि अगर अज्यूम करते हैं कि सैंड को आपने बाय वॉल्यूम मेजर कर लिया और बल्किंग ऑफ सैंड के लिए कोई भी अलाउंस छोड़ा नहीं, तो उसकी वजह से जो मिक्स होगा ना, वो जितना स्पेसिफाई किया गया है उससे ज़्यादा रिच मिक्स बन जाएगा। क्यों? क्योंकि फॉर अ गिवन मास मॉइस्ट सैंड ऑक्यूपाइज लार्जर वॉल्यूम। गिवन मास के लिए अभी सैंड का वॉल्यूम ज़्यादा हो गया है तो देन द ड्राई मास, तो इसलिए मिक्स जो होगा सैंड में डिफिशिएंट होगा, सैंड कम पड़ेगी उसमें। फिर वॉल्यूम ऑफ मोटार प्रिपेयर्ड में आपको इनिशियल सेटिंग टाइम कंसिडर करना पड़ता है। 1 मीटर क्यूब ऑफ वेट मोटार इज इक्वल टू 1.25 एम क्यूब ऑफ ड्राई मोटार। तो अगर 1:5 का सीमेंट मोटार है तो 1 एम क्यूब के लिए कितना ड्राई वॉल्यूम चाहिए होगा? तो 1.25 एम क्यूब, 1 एम क्यूब के लिए ड्राई वॉल्यूम, 1 एम क्यूब के लिए ड्राई वॉल्यूम चाहिए होगा आपको 1.25 एम क्यूब। अब 1:5 बनाना है तो सीमेंट कितना हो जाएगा, 1/1 + 5 इंटू 1.25, दैट इज़ 0.2 एम क्यूब। इसको 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप, सॉरी, इसको डेंसिटी कितनी होती है, 1500 kg पर एम क्यूब, तो उसका यूज़ करके मास आ जाएगा। सैंड कितना हो जाएगा, 5/1 + 5 इंटू 1.25। फिर ड्राई सीमेंट मोटार रिक्वायर्ड फॉर ब्रिक वर्क ऑलमोस्ट 30% चाहिए होता है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट सैंड मोटार 1:3 + 3 days क्योरिंग 175 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है सीमेंट सैंड मोटार की, 1/3 के सीमेंट सैंड मोटार की। नेक्स्ट आ जाता है टिम्बर। तो टिम्बर में क्या है, सबसे पहले सीजनिंग ऑफ टिम्बर पे जो क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, तो उसमें क्या है, सबसे पहले कि स्प्लिटिंग ऑफ फाइबर इज़ अ टाइप ऑफ सीजनिंग डिफेक्ट इन वुड। ठीक है, कि अगर फाइबर स्प्लिट करता है तो ये एक तरह का सीजनिंग डिफेक्ट है। सीजनिंग ऑफ टिम्बर इज़ अ जनरल रिक्वायरमेंट फॉर स्ट्रक्चरल पर्पस। मतलब सीजनिंग ऑफ टिम्बर एक जनरल रिक्वायरमेंट है अगर उसको स्ट्रक्चरल पार्ट के रूप में यूज़ करना है तो। किल्न सीजनिंग इंक्रीजेज स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर, वाटर सीजनिंग प्रिवेंट्स वार्पिंग। अगर आप किल्न में सीजन करते हो टिम्बर को तो उसकी वजह से टिम्बर की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, अगर वाटर में सीजन करते हो तो उसकी वजह से वार्पिंग बढ़ जाती है। सीजनिंग ऑफ टिम्बर गिव्स डायमेंशनल स्टेबिलिटी, रेजिस्टेंस टू फंजाई, इम्प्रूव्ड वर्केबिलिटी। रीज़न बिकॉज इट रिमूव्स मॉइस्चर फ्रॉम वाटर। जो टिम्बर की जब आप सीजनिंग करते हो तो उससे क्या होता है कि जो मॉइस्चर होता है टिम्बर का वो निकल जाता है, इससे टिम्बर में डायमेंशनल स्टेबिलिटी आती है, फंगाई को रेजिस्ट कर पाती है और उसकी वर्केबिलिटी बढ़ जाती है। IS 1141 1958 कोड यूज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ टिम्बर फॉर सीजनिंग पर्पस। टिम्बर सीजनिंग के लिए जो टिम्बर को क्लासीफाई करते हैं वो किसके बेसिस पे होता है, IS 1141 के बेसिस पे। सीजनिंग ऑफ टिम्बर रिजल्ट्स इन इंक्रीज स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी एंड डायमेंशनल स्टेबिलिटी। टिम्बर को सीजन करोगे आप तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाएगी, डायमेंशनल स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। फाइबर सैचुरेशन पॉइंट इज रीच्ड व्हेन फ्री वाटर इज रिमूव्ड, रैपिड श्रिंकेज ऑफ वुड, स्ट्रेंथ गेन। फाइबर सैचुरेशन पॉइंट तब पहुंचता है जब जो फ्री वाटर प्रेजेंट होता है टिम्बर में उसको रिमूव कर दो आप, तो इसकी वजह से क्या होगा, एक बार की श्रिंकेज हो जाएगी और एक बार की स्ट्रेंथ गेन हो जाएगा। और डिफेक्ट्स इन टिम्बर पे फिर क्वेश्चन आ जाएंगे। सेलेक्ट ग्रेड ऑफ टिम्बर हैज़ नो डिफेक्ट। अगर आप टिम्बर के सेलेक्ट ग्रेड का इस्तेमाल करोगे तो उसमें कोई डिफेक्ट नहीं होगा। ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग ऑफ टिम्बर रिजल्ट्स इन श्रिंकेज एंड स्वेलिंग, वेट रॉट, ट्रांसमिशन ऑफ स्पोर फॉर्मेशन फॉर्म, जर्मिनेशन। अगर आप टिम्बर को सुखाओगे, गीला करोगे ऑल्टरनेटिवली, तो उसकी वजह से क्या होगा, टिम्बर में श्रिंकेज हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी, वेट रॉट आ जाएगा और जो स्पोर्स होंगे उनका ट्रांसमिशन हो जाएगा जर्मिनेशन में से। ड्राई रॉट ड्यू टू कॉज्ड बाई फंजाई ड्यू टू ड्राई स्पिल आफ्टर हैविंग रेन्स। ड्राई रॉट किसके कारण होता है, फंजाई के कारण होता है और ड्यू टू स्पिल आफ्टर हैवी रेन्स। नॉट्स अफेक्ट कंटिन्यूटी ऑफ फाइबर्स इन ट्रीज, प्लस नेल नॉट्स डोंट अफेक्ट टिम्बर स्ट्रेंथ। टॉल ट्रीज विथ ट्विस्टेड फाइबर्स गिव गुड टिम्बर एंड पोल्स। तो नॉट्स क्या करते हैं, वो ट्रीज में फाइबर की कंटिन्यूटी को अफेक्ट करते हैं। नेल नॉट्स टिम्बर की स्ट्रेंथ को असर नहीं डालते। टॉल ट्रीज जिसमें कि ट्विस्टेड फाइबर्स होते हैं
वो अच्छा टिम्बर देते हैं पोल बनाने के लिए। टिम्बर फ्रॉम ट्रीज विद ट्विस्टेड फाइबर यूज्ड एज पोल्स, वैसे ट्रीज जिसमें कि ट्विस्टेड फाइबर्स होते हैं उन टिम्बर का इस्तेमाल करके पोल बनाया जाता है। ड्राई रॉट एंड ब्राउन रॉट फंजाई के कारण होते हैं। ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग ऑफ सीजनड टिम्बर कॉजेस पाउडरी फॉर्म ऑफ डिके ऑफ वुड, अगर आप ऑल्टरनेटिवली ड्राई और वेट करोगे अनसीजन टिम्बर को तो उसमें क्या हो जाएगा, वुड डिके कर जाएगा एक पाउडरी फॉर्म बन के। आगे के क्वेश्चन ट्रीज पे आ गए। हार्डवुड्स यूज्ड इन हैवी कंस्ट्रक्शंस आर पोरस इन नेचर, हार्डवुड को आप हैवी कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल करते हो और ये जनरली पोरस होते हैं। कैम्बियम लेयर अकर्स बिटवीन सैपवुड एंड इनर बार्क, कैम्बियम लेयर सैपवुड और इनर बार्क के बीच में आती है। वुड्स विद डिस्टिंक्ट एनुअल रिंग्स आर कॉनिफर्स, वो वुड जिसमें कि अलग अलग एनुअल रिंग्स होती हैं, डिस्टिंक्ट होती हैं, उनको कॉनिफर्स बोलते हैं। टिम्बर सूटेबल फॉर टेंशन मेंबर्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉनिफेरस ट्रीज, रीजन बिकॉज coniferous trees have distinct annual rings and straight gradient grains। मतलब अगर टेंशन मेंबर बनाना है तो उसके लिए जो टिम्बर है वो कॉनिफेरस ट्रीज से निकाली जाती है। क्यों? क्योंकि कॉनिफेरस ट्रीज में डिस्टिंक्ट एनुअल रिंग्स होती हैं और उसमें जो ग्रेन्स भी होते हैं वो भी स्ट्रेट होते हैं। एज ऑफ लॉग ऑफ टिम्बर कैन बी एस्टिमेटेड बाई नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स, अगर टिम्बर को आपको एज डिटरमाइन करनी है तो उसकी एनुअल रिंग्स को आप गिन लो। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वुड लेस देन 1 एंड डिपेंडेंट ऑन टाइप ऑफ स्पीसीज, जो वुड की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1 से कम होती है और वो स्पीशीज़ पे डिपेंड करती है। हार्डवुड कैरेक्टरिस्टिक्स, दे आर नॉट रेजिनियस, हार्डवुड जो होती है उसमें रेजिन्स नहीं प्रेजेंट होते। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ वुड मैक्सिमम इन डायरेक्शन पैरेलल टू ग्रेन, जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वुड की वो ग्रेन के पैरेलल होती है। हार्डवुड आल्सो कॉल्ड डेडवुड प्रोवाइड्स टिम्बर यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन, हार्डवुड को आप डेडवुड भी कहते हैं और ये हार्डवुड ही प्रोवाइड करता है उस टिम्बर को जिसको कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल में लाया जाता है। स्टैंडर्ड ग्रुप बी टिम्बर के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 1 से 1.25, हाँ तो जो स्टैंडर्ड टिम्बर ग्रुप बी वाला होता है उसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 1 से 1.25 मिलियन न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। टिम्बर के लिए जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका कुछ रैंडम क्वेश्चन जो कि टिम्बर पे पूछे हुए हैं। तो उसमें क्या है, गैसेज एमिटेड ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन ऑफ टिम्बर, कार्बनिक एसिड और हाइड्रोजन गैस। जब टिम्बर डिकम्पोज करता है तो उस वक्त कौन सी गैस निकलती है, कार्बनिक एसिड और हाइड्रोजन। मॉडिफिकेशन फैक्टर 1.33 का इस्तेमाल किया जाता है विंड और अर्थक्वेक के केस में। प्लाईवुड, इट्स प्लाईज आर प्लेस्ड एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, प्लाईवुड में प्लाईज को एक दूसरे के 90 डिग्री पर प्लेस किया जाता है। एक्सक्रीसेंसेस, डिफेक्ट फाउंड इन ट्रीज ड्यू टू इंजरीज इन्फ्लिक्टेड ऑन ग्रोइंग ट्रीज। एक्सक्रीसेंसी एक इस तरह का डिफेक्ट होता है ट्रीज में जो कि जब ट्री बढ़ते रहते हैं उन पर अगर कुछ इंजरी आ जाती है तो उसके कारण ये वाला डिफेक्ट आता है। प्लाईवुड को फर्नीचर में इस्तेमाल करते हैं, फाइबर बोर्ड को इंसुलेशन में, लैमेंटेड लंबर को यूज़ करते हैं कैंटिलीवर आर्चेस में, कॉमर्शियल ब्लॉक बोर्ड को इस्तेमाल किया जाता है लाइनिंग ऑफ फॉर्मवर्क इन कंक्रीट। फॉर टिम्बर टू बी यूज्ड एज बीम इट शुड बी ऑफ स्ट्रॉन्ग वेराइटी प्लस टफनेस, अगर टिम्बर को आपको बीम की तरह इस्तेमाल करना है तो उसकी टफनेस ज़्यादा होनी चाहिए और स्ट्रॉन्ग वेराइटी का होना चाहिए। प्लाईवुड का एडवांटेज ये है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ इज़ इक्वल इन ऑल डायरेक्शन, प्लाईवुड की टेंसाइल स्ट्रेंथ सारे डायरेक्शन में बराबर होती है। अगली चीज़ एडमिक्सचर पे हैं कुछ क्वेश्चन। एडमिक्सचर पे क्या है, एडिशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इन कॉन्क्रीट, क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड एक एक्सेलरेटर है तो ये रेट ऑफ हाइड्रेशन को बढ़ा देता है, इसका मतलब क्विक सेटिंग होती है, सेटिंग टाइम घट जाता है, हीट जनरेशन ज़्यादा होती है, मॉइस्चर लॉस बढ़ जाता है जिसके कारण श्रिंकेज बढ़ जाती है CaCl2 के ऐड करने पे। एडिशन ऑफ एडमिक्सचर इन कॉन्क्रीट, ये कॉन्क्रीट की स्ट्रेंथ बढ़ाता है, कॉन्क्रीट की वर्केबिलिटी भी बढ़ाता है। एडमिक्स इज़ नॉट एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट में एडमिक्स डालना ही है ऐसा ज़रूरी नहीं है। Addition of calcium chloride in concrete with slow hardening OPC is better than with rapid hardening cement. Reason CaCl2 is an accelerator. अगर आप कंक्रीट में कैल्शियम क्लोराइड को डाल रहे हो तो स्लो हार्डनिंग का OPC डाल दो। क्यों? क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड अपने आप में एक्सेलरेटर है तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट डालने की क्या ज़रूरत है। एयर एड्रेनिंग एडमिक्सचर, इसकी ये इंप्रूव कर देता है वर्केबिलिटी ड्यूरेबिलिटी को और रिड्यूस कर देता है सेग्रीगेशन कॉन्क्रीट डेंसिटी, दैट इज़ स्ट्रेंथ घटा देता है एयर एड्रेनिंग एडमिक्सचर। Admixture added to concrete to delay setting of cement, reduce water cement ratio. कंक्रीट में एडमिक्सचर इसलिए ज़्यादा जाता है ताकि वो सीमेंट का सेटिंग टाइम डिले कर सके या वाटर सीमेंट रेशियो को रिड्यूस कर सके। सुपर प्लास्टिसाइजर परमिट्स लोअर वाटर सीमेंट रेशियो, स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, सुपर प्लास्टिसाइजर आप इम्प्रूव यूज़ करोगे तो वाटर सीमेंट रेशियो घटा देगा जिसकी वजह से स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। अगली चीज़ फिर कंक्रीट पे क्वेश्चन आ जाएंगे, स्ट्रेस, स्ट्रेन, वाइब्रेटर, इम्प्योरिटीज़ इनके बेसिस पे। तो इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट,
strain determination is obtained from second modulus of elasticity of concrete. तो पहला क्या हो गया, इलास्टिसिटी ऑफ कॉन्क्रीट. स्ट्रेन डिटर्मिनेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेकंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कॉन्क्रीट. तो कॉन्क्रीट की इलास्टिसिटी पे है क्वेश्चन कि स्ट्रेन डिटर्मिनेशन को हम सेकंड मॉडुलस का यूज़ करके ऑब्टेन करते हैं. ग्रेडिंग ऑफ कॉन्क्रीट इज बेस्ड ऑन 28 डेज स्ट्रेंथ, बट कॉन्क्रीट कंटिन्यूज टू गेन स्ट्रेंथ इवन आफ्टर 28 डेज एज स्लो रेट. मतलब कॉन्क्रीट की ग्रेडिंग तो हम करते हैं 28 डेज स्ट्रेंथ के बेसिस पे, लेकिन कॉन्क्रीट 28 दिन के बाद भी धीरे धीरे स्ट्रेंथ कंटिन्यू करता है गेन करना. फिर रियोलॉजिकल बिहेवियर ऑफ फ्रेश कॉन्क्रीट, नॉन न्यूटोनियन. रेशियो ऑफ शीयर स्ट्रेस टू शीयर स्ट्रेन डिपेंड्स ऑन द शीयर रेट. मतलब अगर फ्रेश कॉन्क्रीट के रियोलॉजिकल बिहेवियर की बात करें तो नॉन न्यूटोनियन होता है, और इसमें क्या होता है, शीयर स्ट्रेस और शीयर रेट का जो रेशियो होता है वो डिपेंड करता है शीयर रेट पे. फिर कॉन्क्रीट क्या है, एक नॉन इलास्टिक मटेरियल है, येट इट एग्जिबिट्स अ लीनियर सिग्मा वर्सेस एप्सिलॉन रिलेशन एट लो वैल्यूज ऑफ स्ट्रेस. मतलब कॉन्क्रीट क्या है, एक नॉन इलास्टिक मटेरियल है, लेकिन फिर भी अगर स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का लीनियर है तो यानी ये छोटी वैल्यूज़ पर क्या होता है, स्ट्रेस की छोटी वैल्यूज़ पर स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का लीनियर होता है इस केस में. मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कॉन्क्रीट फंक्शन होता है एग्रीगेट की इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ का और क्योरिंग पे. शटर वाइब्रेटर्स आर प्रेफर्ड ओवर नीडल वाइब्रेटर्स बिकॉज नीडल वाइब्रेटर मे गेट चोक्ड बाई लीकिंग इन ऑफ सीमेंट पेस्ट. शटर वाइब्रेटर को हम प्रेफर करते हैं नीडल वाइब्रेटर के ऊपर. क्यों? क्योंकि नीडल वाइब्रेटर हो सकता है चोक कर जाए बाई लीकिंग इन द फॉर्म ऑफ सीमेंट पेस्ट. तो अब नेक्स्ट क्या हो जाता है कि शटर वाइब्रेटर आर प्रेफर्ड ओवर नीडल वाइब्रेटर बिकॉज नीडल वाइब्रेटर मे गेट चोक्ड बाई लीकिंग इन ऑफ सीमेंट पेस्ट. मतलब हम जनरली नीडल वाइब्रेटर के कंपैरिजन में शटर वाइब्रेटर को प्रेफर करते हैं. क्यों? क्योंकि हो सकता है नीडल वाइब्रेटर चोक कर जाए अगर सीमेंट पेस्ट लीक करेगा तो. एंड कॉन्क्रीटिंग फॉर लार्ज रूफ स्लैब्स इंटरनल वाइब्रेटर्स आर प्रेफर्ड बिकॉज एक्सटर्नल वाइब्रेटर्स नीड मोर एनर्जी एंड डिस्टर्ब द फॉर्मवर्क. मतलब अगर आप बड़े बड़े रूफ स्लैब्स उन सब में आप कॉन्क्रीटिंग कर रहे हो तो उसमें इंटरनल वाइब्रेटर्स को आप प्रेफर करते हो. क्यों? क्योंकि अगर वहाँ पे एक्सटर्नल वाइब्रेटर को यूज़ करोगे तो एक तो उसमें एनर्जी ज़्यादा लगेगी और हो सकता है वो फॉर्म वर्क भी डिस्टर्ब कर दे. प्लेन कॉन्क्रीट हो गया, तो प्लेन कॉन्क्रीट में इनहेरेंट वीकनेस क्या होती है, प्रेजेंस ऑफ माइक्रो क्रैक्स एट द एग्रीगेट इंटरफेस. इट इज़ मिनिमाइज्ड बाय प्लेसिंग फाइबर्स इन द बिल्डिंग मिक्स डिज़ाइन बिकॉज दे हेल्प ट्रांसफर द incidental loads at the internal micro cracks to. अगला क्वेश्चन क्या आ गया कि प्लेन कंक्रीट के अंदर एक इनहेरेंट वीकनेस होती है. वो क्या होती है कि एग्रीगेट इंटरफेस पर क्या होते हैं, माइक्रो क्रैक्स प्रेजेंट होते हैं. तो अगर इन माइक्रो क्रैक्स को आपको मिनिमाइज़ करना होगा तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप कंक्रीट मिक्स में फाइबर का इस्तेमाल करेंगे. क्योंकि फाइबर की ये ब्यूटी होती है कि ये जो इंसिडेंटल लोड है, जो गलती से लोड क्रैक्स पे पड़ सकते हैं, उसको ये फाइबर किसी दूसरी जगह डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. फिर अगली चीज़ क्या है, प्रेजेंस ऑफ सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड इन कॉन्क्रीट लीड्स टू एक्सपेंशन रिएक्शन इन कॉन्क्रीट, डिसरप्शन ऑफ कॉन्क्रीट और श्रिंकेज ऑफ कॉन्क्रीट. अगर सोडियम या फिर पोटेशियम के ऑक्साइड कॉन्क्रीट में प्रेजेंट होंगे तो उसके कारण कॉन्क्रीट में एक्सपेंशन रिएक्शन होगा, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, डिसरप्शन हो सकता है कॉन्क्रीट का, श्रिंकेज हो सकता है. ये दोनों ऑपोजिट चीज़ें, एक्सपेंशन भी हो सकता है, श्रिंकेज भी हो सकता है. IS 456 टेबल 2000 क्या कहती है कि क्वांटिटी ऑफ ड्राई एग्रीगेट बाय मास पर 50 kg ऑफ सीमेंट इज इक्वल टू 250 किलो. दैट इज़ फाइन एग्रीगेट प्लस कोर्स एग्रीगेट. IS 456 ये कहता है कि अगर डाई एग्रीगेट की क्वांटिटी की हम बात करें तो 250 किलो होता है फाइन एग्रीगेट प्लस कोर्स एग्रीगेट. फिर क्या होता है, कॉन्क्रीट की परमिएबिलिटी लोअर्स विद द लोअर वाटर सीमेंट रेशियो एंड हायर सीमेंट कंटेंट. जो कॉन्क्रीट की परमिएबिलिटी होती है, अगर वाटर सीमेंट रेशियो आप घटाएंगे तो परमिएबिलिटी घट जाएगी क्योंकि पानी नहीं बचा, एंड हायर सीमेंट कंटेंट, और सीमेंट को बढ़ा देंगे तो भी परमिएबिलिटी घट जाएगी. डायरेक्टली रिलेटेड टू पोरोसिटी ऑफ सीमेंट पेस्ट माइक्रो क्रैक्स दे डिपेंड ऑन वाटर सीमेंट रेशियो एंड डिग्री ऑफ हाइड्रेशन है शायद. मतलब IS 456 की माने तो जो टोटल क्वांटिटी डाई एग्रीगेट की हमको चाहिए 50 kg सीमेंट के लिए वो 250 किलो होनी चाहिए, लेकिन ड्राई एग्रीगेट मतलब फाइन एग्रीगेट कोर्स एग्रीगेट मिला के. ठीक है. अगली चीज़ क्या है कि कॉन्क्रीट की परमिएबिलिटी डायरेक्टली रिलेटेड है टू पोरोसिटी ऑफ सीमेंट पेस्ट माइक्रो क्रैक्स. ठीक है, दे डिपेंड ऑन वाटर सीमेंट रेशियो एंड डिग्री ऑफ हाइड्रेशन, जो भी है वो.
कॉन्क्रीट कैन नॉट बी पम्प्ड यूजिंग सेंट्रीफ्यूगल पंप, क्योंकि उसके कारण सेग्रीगेशन हो सकता है। जब आप व्हेन ड्रॉपिंग कॉन्क्रीट सेग्रीगेशन ऑफ एग्रीगेट में आकर, ठीक है, कॉन्क्रीट को आप सेंट्रीफ्यूगल पंप का इस्तेमाल करके नहीं पंप कर सकते, वरना उसमें सेग्रीगेशन हो जाएगा। जब आप कॉन्क्रीट को ड्रॉप करते हो तो हो सकता है कि एग्रीगेट का सेग्रीगेशन हो जाए। कॉन्क्रीट को क्योर करना है तो 90% ह्यूमिडिटी पे क्योर करना चाहिए। रियोलॉजी ऑफ कॉन्क्रीट डील्स विद स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट, डिफॉर्मेशन इन कॉन्क्रीट, रेट ऑफ शेयर एंड शेयर स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट और फ्लो ऑफ कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट की रियोलॉजी रिलेटेड है किससे? कॉन्क्रीट की स्ट्रेंथ से, कॉन्क्रीट की डिफॉर्मेशन से, फ्लो ऑफ कॉन्क्रीट से और रेट ऑफ शेयर एंड शेयर स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट। ड्यूरेबिलिटी ऑफ वेल ग्रेडेड कॉन्क्रीट एनवायरनमेंट, कवर ऑफ रेनफोर्समेंट, शेप एंड साइज ऑफ कॉन्क्रीट मेंबर पर डिपेंड करेगी। सेग्रीगेशन इंडिकेट्स फ्लो पुअर एग्रीगेट ग्रेडिंग। अगर सेग्रीगेशन हो रहा है मतलब एग्रीगेट की ग्रेडिंग पुअर हुई है। ब्लीडिंग इज अ फॉर्म ऑफ सेग्रीगेशन इन विच सम ऑफ वाटर फ्रॉम कॉन्क्रीट कम्स आउट टू द सरफेस। ब्लीडिंग एक तरह का सेग्रीगेशन है जिसमें कुछ पानी क्या होता है, सरफेस पर आ जाता है। ब्लीडिंग हाईली वेट मिक्स में ऑब्जर्व की जाती है। क्योरिंग ऑफ कॉन्क्रीट बाई स्टीम अंडर प्रेशर। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड मेथड ऑफ कॉन्क्रीट मिक्स डिज़ाइन सीक्वेंस क्या होता है? उसमें सबसे पहले टारगेट मीन स्ट्रेंथ डिसाइड की जाती है, एफ सी के बार इज इक्वल टू एफ सी के प्लस 1.645 सिग्मा। फिर वाटर सीमेंट रेशियो सेलेक्ट किया जाता है। फिर इंट्रैप्ड एयर को सेलेक्ट किया जाता है। उसके बाद आप वाटर कंटेंट निकाल लेते हो। वाटर कंटेंट पता चल गया तो वाटर सीमेंट रेशियो से फिर सीमेंट कंटेंट कैलकुलेट कर लोगे। फाइन एग्रीगेट टू टोटल एग्रीगेट का रेशियो पता चल गया तो लास्ट में फिर एग्रीगेट कंटेंट निकल आएगा। तो वही था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, सबसे पहले वाटर सीमेंट रेशियो, फिर उसके बाद आप वाटर कंटेंट डिटाइन करते हो, वाटर कंटेंट से फिर सीमेंट कंटेंट पता चल जाता है, फिर लास्ट में एग्रीगेट कंटेंट। कॉन्क्रीट मिक्स डिज़ाइन में हम इनिशियल सेटिंग टाइम जो होता है सीमेंट का उसका इस्तेमाल नहीं करते। जो पेवमेंट का मिक्स डिज़ाइन है उसमें हम पेवमेंट को फ्लेक्सुरल मेंबर की तरह अज्यूम करते हैं, क्योंकि ऐसा पॉसिबल है कि पेवमेंट के नीचे की सॉइल धुल जाए तो फिर आपकी पेवमेंट क्या होगी, बीम की तरह एक्ट करेगी। फिर क्या है, क्योरिंग ऑफ कॉन्क्रीट की ज़रूरत इसलिए है कि हम ये इंश्योर करना चाहते हैं कि इनिशियली जो पानी इवेपोरेशन के कारण उड़ जाता है उसको बचाया जा सके। फिर मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कॉन्क्रीट ई इज इक्वल टू 5000 अंडर रूट एफ सी के, मतलब ई एफ सी के अंडर रूट एफ सी के प्रोपोर्शनल होता है। मोस्ट कॉमनली यूज मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी है सेकेंड मॉडल्स। वाइब्रेशन इज बेस्ट वे टू ऑब्टेन स्ट्रॉन्ग कॉन्क्रीट, बट इट कैन नॉट प्रोड्यूस अ कॉम्पैक्ट कॉन्क्रीट इफ मिक्स इज नॉट प्रॉपरली ग्रेडेड या फिर डिज़ाइन। समझ में आया? वाइब्रेशन बेस्ट मेथड है जिससे आप स्ट्रॉन्ग कॉन्क्रीट अज्यूम कर सकते हो, लेकिन वाइब्रेशन इस चीज़ का रिप्लेसमेंट नहीं है। अगर आपने मिक्स ही अच्छे से ग्रेड नहीं किया और डिज़ाइन नहीं किया है तो फिर वाइब्रेशन क्या करेगा उसमें। ओवर वाइब्रेटिंग ऑफ कॉन्क्रीट मे लीड टू हनी कॉम्बिंग एंड अ नॉन ड्यूरेबल टॉप सरफेस। अगर आप ज़्यादा वाइब्रेट कर दोगे कॉन्क्रीट को तो उसकी वजह से उसमें हनी कॉम्बिंग आ जाएगी और टॉप सरफेस जो कि नॉन ड्यूरेबल बन जाएगी। अगली चीज़ है ब्रिकेट टेस्टिंग मशीन। इसका यूज़ करके कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालते हैं। ले शैटलियर एप्लाइड टेस्ट का यूज़ करके साउंडनेस और विकेट अपैरेटस का यूज़ करके कंसिस्टेंसी। अब आ जाते हैं वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट पे। तो वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट बिकम्स मोर रिलायबल डिपेंडिंग ऑन एग्रीगेट सीमेंट रेशियो, टाइम ऑफ ट्रांजिट, ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट। ठीक है, वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट एसेस थ्रू स्लम्प टेस्ट या फिर कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट। टू ऑब्टेन हायर डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी ऑन कॉन्क्रीट बोथ वाटर एंड सीमेंट इन प्रपोर्शन शुड बी इंक्रीज्ड। ठीक है, रीज़न इंक्रीज इन वाटर सीमेंट रेशियो इम्प्लाइज स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। तो अगर आपको वर्केबिलिटी बढ़ानी है तो आपको वाटर और सीमेंट दोनों प्रपोर्शन में बढ़ाना चाहिए। अदरवाइज वाटर ज़्यादा डाल दिया तो वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ जाएगा और वाटर से स्ट्रेंथ घट जाएगी। फॉर बेस्ट वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट प्रेफर्ड एग्रीगेट शेप इज़ राउंड शेप, क्योंकि राउंड शेप में एरिया घट जाता है तो कम सीमेंट चाहिए। वर्केबिलिटी के लिए टेस्ट सैम्पलोन टेस्ट, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट, फ्लो टेबल, वीबी टेस्ट। फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट विदाउट सैक्रिफाइसिंग द स्ट्रेंथ, मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट और शेप ऑफ कोर्स एग्रीगेट। वाटर पे क्वेश्चन क्या है, वाटर कंटेनिंग लेस देन 2000 ppm ऑफ डिजॉल्व सॉलिड्स सूटेबल फॉर मेकिंग कॉन्क्रीट। प्रेजेंस ऑफ जिंक, मैंगनीज, टिन, कॉपर या फिर लेड, इसकी वजह से कॉन्क्रीट की स्ट्रेंथ कंसिडरेबली घट जाती है। टेस्ट ऑन कॉन्क्रीट, तो एक हो गया इंडेंट। अगली चीज़ क्या है टेस्ट ऑन कॉन्क्रीट में, इंडेंटेशन टेस्ट का यूज़ क्या है, टू एसेस क्वालिटी ऑफ कॉन्क्रीट। पल्स वेलोसिटी मेथड क्या है, टू एस्टिमेट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट। सोनोमीटर टेस्ट का यूज़ करके कॉन्क्रीट की डायनेमिक मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालते हैं। टेस्ट दैट कंपेयर्स डायनेमिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कॉन्क्रीट, अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट। डायनेमिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस ऑफ सिग्मा वर्सेस स्ट्रेन कर्व भी बोलते हैं। फिर यूपीवी टेस्ट, अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी मेथड यूज टू फाइंड एग्जिस्टेंस ऑफ वॉइड्स और डायनेमिक मॉडुलस ऑफ कॉन्क्रीट।
कंप्रेशन टेस्ट ऑन सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन, फेलियर इज इनिशिएटेड बाय इंक्लाइंड शेयर फेलियर। सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन पे आपने कंप्रेशन टेस्ट किया, तो यहाँ पे फेलियर कैसे शुरू होता है? इंक्लाइंड शेयर फेलियर के रूप में। यूपीवी टेस्ट एक नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है। टेस्ट एम्प्लॉयड टू फाइंड स्ट्रेंथ ऑफ हार्डन्ड एग्जिस्टिंग कॉन्क्रीट, रिबाउंड हैमर टेस्ट। रिबाउंड हैमर टेस्ट का यूज़ करके जो एग्जिस्टिंग कॉन्क्रीट है उसकी भी स्ट्रेंथ आप निकाल सकते हैं। टाइप्स ऑफ कॉन्क्रीट, एरेटेड कॉन्क्रीट क्या होता है? लाइट वेट होता है, उसको आरसीसी मल्टी स्टोरेड कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल में लाया जाता है। डेड वेट ऑफ स्ट्रक्चर कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग लाइट वेट ऑफ कॉन्क्रीट। अब कॉन्क्रीट की स्ट्रेंथ के बेसिस पे क्या क्वेश्चन है? स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट डिपेंड करती है प्रपोर्शन बिटवीन कोर्स एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट और वाटर सीमेंट रेशियो पे। फैक्टर्स अफेक्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट मिक्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट प्रोड्यूस्ड बाय वे बैचर, मॉइस्चर कंटेंट इन सैंड एंड ग्रेवल, सिंस इट विल अफेक्ट वाटर सीमेंट रेशियो ऑफ कॉन्क्रीट, इनएडिक्वेट या फिर एक्सेस यूज ऑफ अप्रूव्ड एड मिक्स। तो इसकी वजह से क्या होगा? कॉन्क्रीट की स्ट्रेंथ पर इफेक्ट पड़ेगा। कॉन्क्रीट ऑफ डिजायर्ड स्ट्रेंथ कैन बी ऑब्टेन्ड बाय वे बैचिंग। वॉल्यूम बैचिंग में बल्किंग ऑफ सैंड इज टू बी कंसिडर्ड। इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग द क्योरिंग पीरियड इम्प्रूव्स द स्ट्रेस स्पेशली फॉर एल्यूमिनस कॉन्क्रीट। अगर आप क्योरिंग पीरियड के वक्त टेम्परेचर बढ़ा देते हो तो उसकी वजह से स्ट्रेंथ बढ़ जाती है कॉन्क्रीट की, स्पेशली एल्यूमिनस कॉन्क्रीट की। इवन दो कॉन्क्रीट गेन्स स्ट्रेंथ आफ्टर 28 days, सच इंक्रीज इज नॉट कंसिडर्ड इन डिज़ाइन स्ट्रेंथ। कॉन्क्रीट की स्ट्रेंथ तो 28 दिन के बाद भी बढ़ती रहती है, लेकिन उस स्ट्रेंथ को डिज़ाइन में नहीं कंसिडर किया जाता। वे बैचिंग प्रोड्यूसेस कॉन्क्रीट ऑफ डिजायर्ड स्ट्रेंथ। बल्किंग ऑफ एग्रीगेट डज नॉट इन्फ्लुएंस वे बैचिंग, क्योंकि वॉल्यूम नहीं लेते आप उसमें। पैरामीटर्स रेलेवेंट फॉर वाटर सीमेंट रेशियो, ड्यूरेबिलिटी और वर्केबिलिटी। स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट क्यूब इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वाटर सीमेंट रेशियो। वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ाओगे स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट क्यूब घटेगा। रिच कॉन्क्रीट में उसके हाइयर स्ट्रेंथ दैन अ लीन कॉन्क्रीट मिक्स सिंस इट हैज़ मोर सीमेंट कॉन्क्रीट। तो रिच कॉन्क्रीट में आपके सीमेंट ज़्यादा होता है, इसलिए उसकी स्ट्रेंथ लीन कॉन्क्रीट से ज़्यादा होती है। श्रिंकेज क्रैक्स ऑन कॉन्क्रीट सरफेस आर ड्यू टू एक्सेस वाटर इन द मिक्स। ज़्यादा पानी डाल दोगे आप तो उतना ज़्यादा श्रिंकेज होगा, उतने ज़्यादा क्रैक्स आएंगे। Crushing strength of concrete is not fully governed by water cement ratio. It also depends on maximum size of aggregate etc. कॉन्क्रीट की क्रशिंग स्ट्रेंथ वाटर सीमेंट रेशियो पर डिपेंड करती है, लेकिन दूसरे फैक्टर्स पर भी डिपेंड करती है, जैसे कि मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट। वाइब्रेशन हैज़ नो इफेक्ट ऑन स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट एट हाई वाटर सीमेंट रेशियो। अगर बहुत ज़्यादा वाटर सीमेंट रेशियो कर दोगे आप तो वाइब्रेशन के कारण स्ट्रेंथ पर कोई असर पड़ेगा ही नहीं। वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट इज अफेक्टेड बाई इम्प्रॉपर ग्रेडिंग ऑफ कॉन्क्रीट एग्रीगेट। अगर एग्रीगेट की प्रॉपर ग्रेडिंग नहीं हुई है तो कॉन्क्रीट की वर्केबिलिटी पर इफेक्ट पड़ जाएगा। नेक्स्ट, entrapment of air in concrete is done by increase workability and durability. Disadvantage, it reduces the strength of concrete. मतलब entrapment of air अगर हम concrete में करेंगे तो उसके कारण वर्केबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी तो बढ़ जाएगी, लेकिन concrete की स्ट्रेंथ घट जाएगी। सुपर प्लास्टिसाइजर, इट इंक्रीजेज स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट। क्यों? क्योंकि इट रिड्यूसेस क्वांटिटी ऑफ वाटर। सुपर प्लास्टिसाइजर पानी की क्वांटिटी घटा देता है, इसका मतलब वाटर सीमेंट रेशियो घटा, जिसका मतलब स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट बढ़ गई। ग्रेड ऑफ सीमेंट प्लस एज, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो 33, 43, 53, 53 ये क्या हो गए? कॉन्क्रीट के ग्रेड हो गए, ठीक है। 7 days, 28 days, 3 days। तो इसमें क्या है, जैसे ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट 33, 43, 53 है, तो इसकी 28 डेज़ की स्ट्रेंथ तो इतनी होगी 33, 43, 53। 7 दिन की स्ट्रेंथ कितनी होगी? 33 वाले की उससे कम 22, 43 वाले की उससे कम 33, 53 वाले की 37, ठीक है। नेक्स्ट हो गया सेटिंग टाइम टेस्ट ऑफ सीमेंट कैन नॉट बी यूज्ड टू असेस हार्डनिंग ऑफ कॉन्क्रीट। अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। कॉन्क्रीट में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वाटर सीमेंट रेशियो की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। वाटर इज एडेड टू कॉन्क्रीट बाय हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट एंड वर्केबिलिटी। कॉन्क्रीट में पानी ऐड किया जाता है जिससे सीमेंट का हाइड्रेशन हो सके और वर्केबिलिटी के लिए। क्रीप एंड श्रिंकेज डिपेंड ऑन वाटर सीमेंट रेशियो इन कॉन्क्रीट मिक्स। क्रीप और श्रिंकेज किस पर डिपेंड करता है? कॉन्क्रीट मिक्स में वाटर सीमेंट रेशियो कितना है। स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट इज रिड्यूस ड्यू टू सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन के कारण स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट की स्ट्रेंथ घट जाती है। इंक्रीजिंग वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट बाई इंक्रीजिंग वाटर कंटेंट विल लीड टू सेग्रीगेशन एंड ब्लीडिंग। अगर वर्केबिलिटी आप बढ़ानी है आपको और आप सिर्फ पानी को डालते जाओगे कॉन्क्रीट में तो उसके कारण सेग्रीगेशन हो जाएगा और ब्लीडिंग हो जाएगी। द मेथड फॉर कंट्रोलिंग द डिफरेंसेस बिटवीन मिनिमम स्ट्रेंथ एंड मीन स्ट्रेंथ इज क्वालिटी कंट्रोल। अगली चीज़ क्या है? द डिफरेंस बिटवीन मीन स्ट्रेंथ एंड मिनिमम स्ट्रेंथ इट डज़ नॉट मीन लेस सीमेंट रिक्वायर्ड। अगर मीन स्ट्रेंथ और मिनिमम स्ट्रेंथ के बीच का डिफरेंस का ये मतलब नहीं है कि मीन स्ट्रेंथ की मीन इज़ लेस देन सीमेंट रिक्वायर्ड। पता नहीं क्या है ये। मैच्योरिटी,
मैच्योरिटी इज इक्वल टू टेम्परेचर इनटू टाइम, मतलब स्ट्रेंथ डेवलपमेंट ऑफ कंक्रीट, यानी मैच्योरिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, क्यूरिंग टेम्परेचर एंड टाइम, दैट इज क्यूरिंग एज। IS 456 ये कहता है कि M15 ग्रेड के लिए इंडिविजुअल टेस्ट की स्ट्रेंथ ग्रेटर दैन इक्वल टू FCK-3 होनी चाहिए, और अगर ग्रेड M20 है या उससे ज़्यादा है तो अब स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होगी, इसलिए और ज़्यादा घटाओ, FCK-4 से ज़्यादा या उसके बराबर होनी चाहिए। ड्यूरेबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट इंश्योर मिनिमम सीमेंट कंटेंट, ठीक है, सीमेंट शुड नॉट बी लेस देन अ मिनिमम फिक्स्ड वैल्यू। सेकेंड, मैक्सिमम वाटर कंटेंट शुड नॉट बी मोर देन अ सर्टेन वैल्यू। और ड्यूरेबिलिटी डिपेंड करेगी टाइप ऑफ सीमेंट पे। टारगेट मीन स्ट्रेंथ क्या होती है, FT इज इक्वल टू FCK प्लस 1.645 सिग्मा, जहाँ 1.645 प्रोबेबिलिटी फैक्टर होता है, सिग्मा होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। अब बिल्डिंग मटेरियल में भी कुछ न्यूमेरिकल आ जाते हैं, जैसे एग्रीगेट का साइज़ दिया होगा, इलोंगेटेड एग्रीगेट दिया होगा, और स्लॉट की लेंथ वो आपसे पूछेंगे, तो लेंथ कितना होता है 60% ऑफ 30% ऑफ मीन साइज ऑफ एग्रीगेट, दैट इज़ 1.8 इंटू मीन साइज ऑफ एग्रीगेट, दैट इज़ 50 प्लस 40/2 इंटू 1.8, तो 81 mm के स्लॉट होंगे। फिर FCR कितना होता है 0.7 अंडर रूट FCK, तो वहाँ से FCR/FCK का रेशियो आ जाएगा जी। फिर उसके बाद क्या है, फाइननेस मॉडुलस फाइन एग्रीगेट का कितना होता है, फाइन एग्रीगेट का होता है 2.6, कोर्स एग्रीगेट का फाइननेस मॉडुलस 6.8, कंबाइंड एग्रीगेट का कितना होता है 2.6 और 6.8 के बीच में 5.4, तो फाइंड परसेंटेज ऑफ फाइन एग्रीगेट। तो परसेंटेज ऑफ फाइन एग्रीगेट क्या होता है, फाइननेस मॉडुलस ऑफ कोर्स एग्रीगेट माइनस परसेंटेज फाइन एग्रीगेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फाइननेस मॉडुलस ऑफ कोर्स एग्रीगेट माइनस कंबाइंड डिवाइडेड बाय फाइननेस मॉडुलस ऑफ कोर्स एग्रीगेट माइनस फाइन एग्रीगेट, ठीक है, मतलब कोर्स एग्रीगेट माइनस कंबाइंड डिवाइडेड बाय कोर्स एग्रीगेट माइनस फाइन एग्रीगेट। एक रैंडम क्वेश्चन आ जाएगा कि एक्सेस वाटर इन मोटार रिड्यूसेस इट्स स्ट्रेंथ, क्वांटिटी ऑफ वाटर इन मोटार प्रिपरेशन इज नॉट डिसाइडेड बाय वाटर नीडेड फॉर हाइड्रेशन। अगर मोटार में आप ज़्यादा पानी यूज़ करोगे तो उसकी स्ट्रेंथ घट जाएगी। क्वांटिटी ऑफ वाटर इन मोटार प्रिपरेशन इज़ नॉट डिसाइडेड बाय वाटर नीडेड फॉर हाइड्रेशन। हाइड्रेशन के लिए जो पानी चाहिए उस पानी का और मोटार बनाने के लिए जो पानी चाहिए उसका कोई रिलेशन ही नहीं है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर पे थे जो छूट गए थे, वो क्या है, ASCU ट्रीटमेंट मतलब आर्सेनिक ऑक्साइड, CU मतलब कॉपर सल्फेट, इसके अलावा एक्सेस में आता है K2Cr2O7, इन तीनों का रेशियो 1:2:4। टिम्बर प्रिजर्वेशन क्या करता है, लाइफ और स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है और मॉइस्चर को रिमूव कर देता है और फंगाई को भी रिमूव कर देता है। एबल्स प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है टिम्बर को फायर रेजिस्टेंट बनाने के लिए। और रूएपिंग प्रोसेस क्या होती है, प्रोसेस ऑफ वुड ट्रीटमेंट यूजिंग अ प्रिजर्वेशन सॉल्यूशन एंड फोर्सिंग एयर इन अ डेजिग्नेटेड प्रेशर। रूएपिंग प्रोसेस में आप क्या करते हो, वुड को ट्रीट करते हो प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन का यूज़ करके, और इसमें प्रेशर के अंदर एयर को फोर्स करते हो आप इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका क्या, कन्वर्जन ऑफ टिम्बर, तो कटिंग ऑफ वुड टू बी डन प्रायर टू ट्रीटमेंट, मतलब वुड को ट्रीटमेंट के पहले काटना होता है।